डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर से है। शीत युद्ध जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा युद्ध जो वास्तव में तो नहीं लड़ा गया, लेकिन युद्ध जैसा इसमें तनाव रहा। टाइम पीरियड की बात करें तो यह 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इसकी शुरुआत हुई और लगभग 1990 तक इसका औपचारिक टाइम पीरियड माना गया। इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी पहले 1917 में जब बोल्शेविक क्रांति सोवियत संघ में हुई थी, जब ज़ार का शासन पलट दिया गया था और वहाँ साम्यवादी विचारधारा की स्थापना हुई, तब से अपन कह सकते हैं कि साम्यवाद और लोकतंत्र के बीच में एक टकराहट की स्थिति बोल्शेविक क्रांति से ही हुई। और स्थिति बिगड़ी कब? 1945 के याल्टा सम्मेलन, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ, अमेरिका, मित्र राष्ट्रों के बीच में कुछ शर्तें समझौते हुए और इन शर्तों में सोवियत संघ ने अपने आप को अलग थलग समझा। उसको एहसास हुआ कि पूंजीवादी गुट या लोकतंत्र समर्थक गुट जो हैं वो साम्यवाद के प्रति एक नकारात्मक भावना लिए हुए हैं। तो तब से ही इन दोनों महाशक्तियों के बीच में तनाव उभर कर आया और इन दोनों महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ये जो तनाव की स्थिति देखी गई, इसको शीत युद्ध का नाम दिया गया। अब हम ले रहे हैं इसके अर्थ और परिभाषा। शीत युद्ध को विभिन्न नामों से या फ्रेजेस से बुलाया गया, जिसमें प्रमुख हैं सशस्त्र शांति का युग या वैचारिक संघर्ष का युग, राजनीतिक अविश्वास, वैचारिक घृणा, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी और मनोवैज्ञानिक युद्ध। ये विभिन्न नामों से कोल्ड वॉर को या शीत युद्ध को पुकारा गया है। सबसे अच्छी परिभाषा अगर अपन देखें तो इसमें KPS मेनन की परिभाषा है, जिसने पूरे शीत युद्ध को एकदम स्पष्ट अपने शब्दों में एक्सप्लेन किया है। वो है, शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया, दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों, और जब वह अपनी पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष था। दो विचारधाराएं थीं, पूंजीवाद और साम्यवाद। दो पद्धतियां थीं, संसदीय लोकतंत्र और जनवादी जनतंत्र और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। दो गुट थे, नाटो और वारसा। दो राज्य थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। और दो व्यक्ति थे, स्टालिन और जॉन फॉस्टर डलेस। जॉन फॉस्टर डलेस अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और स्टालिन सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। तो अगर हम देखें तो प्रमुख तौर पे जो मेन चीज़ें समझ में आ रही हैं कि सोवियत संघ और अमेरिका, ये दो महाशक्तियाँ थीं। इन दोनों महाशक्तियों में विचारधाराओं का तनाव था। अमेरिका लोकतंत्रवादी विचारधारा का समर्थक, पूंजीवाद का समर्थक, खुला व्यापार का समर्थक, और वहीं साम्यवाद यानी एक लोह आवरण जिसकी स्थिति रहती है, जो बिल्कुल कठोर नियंत्रण की बात करता है और जो साम्यवादी विचारधारा का घोर समर्थक है। इनके बीच में इस विचारधारा के टकराव के कारण जो एक अविश्वास और तनाव की स्थिति बनी, और इस तनाव में पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया, एक अमेरिका के लीडरशिप में और दूसरा सोवियत संघ के लीडरशिप में। और साथ साथ उस टाइम पे सैनिक संधियाँ भी हुई। नाटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी संधि समूह, और वारसा था सोवियत संघ का, जो कि साम्यवादी समर्थक देशों का सैनिक गुट। तो इन सारी चीज़ों के बीच में जो 45 साल तक तनाव की स्थिति रही है, उसको हम शीत युद्ध कहते हैं। अब हम ले रहे हैं शीत युद्ध के लक्षण। शीत युद्ध सिद्धांतों का नहीं बल्कि भीमाकार शक्तियों का संघर्ष था। ठीक है, तो ये भी हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत विचारधारा या सिद्धांतों की लड़ाई थी, बल्कि ये दो महाशक्तियाँ जो थी उनके अहम की, उनकी शक्ति की, उनकी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की जो लालसा थी, ये उसकी लड़ाई थी। इस लड़ाई में प्रचार का बहुत महत्व था। ये वाक युद्ध था।
यानी कि ये ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें शस्त्र या सैनिकों का प्रयोग किया जा रहा था, बल्कि एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए प्रचार प्रसार के जासूसी, ये सारी चीज़ें हथियार के रूप में यूज़ की जा रही थी, जिससे कि दूसरे को कमज़ोर करना और अपनी छवि को सकारात्मक बनाना। फिर दोनों महाशक्तियाँ व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियों तथा प्रादेशिक स्थिति को सुदृढ़ करने को हम शीत युद्ध कहते हैं। तो दोनों महाशक्तियाँ, अभी जैसे मैंने कहा कि साम्यवादी गुट और लोकतांत्रिक गुट, इनका जो चाहे प्रचार के माध्यम से, चाहे जासूसी के माध्यम से, चाहे इनके जो समर्थक या विरोधी राज्य थे वहाँ पर सैनिक हस्तक्षेप के माध्यम से, दूसरे पूरे जो डिफरेंट क्षेत्र थे उनमें सैनिक संधियों के माध्यम से अपने गुट को शक्तिशाली बनाने की जो कोशिश, वो शीत युद्ध में वो इनके प्रमुख हथियार थे। फिर ये गर्म युद्ध से भी भयानक था। गर्म युद्ध यानी कि वास्तविक युद्ध, ऐसा युद्ध जो एक निश्चित तारीख को शुरू होता है और निश्चित जगह पे लड़ा जाता है और वो वक्त के साथ साथ समाप्त भी हो जाता है। लेकिन शीत युद्ध ना तो किसी तारीख से स्टार्ट हुआ, ना किसी तारीख पे अंत हुआ, ये तो जो है निरंतर तनाव की स्थिति थी, इसलिए इसको और भी भयानक माना गया है। फिर इसे ये वो युद्ध था जो कि रणभूमि में नहीं बल्कि मस्तिष्क में लड़े जाने वाला युद्ध था। ठीक है, तो ये हो गए इसके लक्षण। अब हम ले रहे हैं शीत युद्ध की प्रकृति। प्रकृति में हम सबसे पहले ले रहे हैं कूटनीतिक संबंध और शत्रुभाव, यानी कि दोनों चीज़ें थी। दोनों जो महाशक्तियाँ थी, दोनों की एक दूसरे के प्रति भावना कैसी थी? शत्रुता की थी। लेकिन उस शत्रुता के साथ साथ क्या था? दोनों के बीच में कूटनीतिक संबंध भी थे। दोनों के देशों के जो नेताएं थे वो आपस में मिल रहे थे, संधि कर रहे थे, समझौते कर रहे थे, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, व्यापारिक, हर तरह के आदान प्रदान भी हो रहे थे। लेकिन मन में कटुता थी, मन में संदेह था, अविश्वास था। तो फिर दूसरे देशों को प्रभाव में लाने के लिए उन्होंने उनको आर्थिक सहायता भी दी। ठीक है, तो अपने गुट में राज्यों को लाने के लिए उनके पास सामने दो चॉइसेस थी कि या तो उनके ऊपर दबाव डालना, दबाव कैसा? तो सैनिक दबाव, या फिर उनको लुभाने की उनकी नीति थी कि जो उनके विचारधारा से समर्थित थे उनको किसी तरीके से, चाहे प्यार से चाहे धमका के, उनको अपने गुट में शामिल करने की उनकी नीति रही थी। तो ऐसे राज्य जो कि अगर विचारधारा में उनके समान नहीं थे तो उनको लालच देकर, उनकी आर्थिक सहायता के बहाने उनको अपने गुट में शामिल करने की इनकी रणनीति रही थी। फिर प्रचार इसमें एक प्रमुख अस्त्र था कि सामने वाले, केवल अपनी छवि को सुधारना और सामने वाले की छवि को बिगाड़ने के लिए नकारात्मक प्रचार करना। एक दूसरे के विरुद्ध जासूसी करने का भी इनका उस टाइम पर एक लंबा दौर चला था, जहाँ सामने वाली महाशक्ति के लिए क्या वहाँ पर वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, कौन से हथियार बनाए जा रहे हैं, ये सारी जासूसियाँ की जा रही थी अमेरिका की सोवियत संघ के विरुद्ध और सोवियत संघ द्वारा अमेरिका के विरुद्ध। सैनिक हस्तक्षेप भी, जो कमज़ोर राष्ट्र थे या इनके जो आपस में कुछ ऐसे तनावपूर्ण संबंधों का जो मुख्य कारण बने हुए थे, उन राज्यों में दोनों ही गुटों की कोशिश थी कि सैनिक हस्तक्षेप करके उसको अपने गुट में शामिल करना। शस्त्रों की सप्लाई का एक अंधा जो दौड़ है वो इसी युग में प्रारंभ हो गई थी। पूरा जो विश्व है, अमेरिका के अणु बम के प्रयोग के बाद सबके मन में एक असुरक्षा की जो भावना पैदा हो गई थी। सबको लग रहा था कि भाई हमें में भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी शक्तियाँ प्राप्त कर लेनी चाहिए जिससे कि कोई राष्ट्र उन पर हमला ना कर सके। तो अमेरिका के देखा देखी पहले सोवियत संघ ने, फिर ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, और आज अगर अपन देखें तो भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ आज ये परमाणु शक्ति से संपन्न हो चुके हैं। फिर शस्त्रीकरण का दौर है, तो मैंने जैसे अभी कहा कि भाई शस्त्रों की सप्लाई के साथ साथ विभिन्न जो राष्ट्र थे सभी शस्त्रीकरण के लिए उसमें शामिल हो गए। गुटबंदी का दौर था, पूरा विश्व जो है वो दो गुटों में बंटा हुआ सा लगने लगा था। न तो पूर्ण शांति नहीं, न पूर्ण युद्ध की यह स्थिति थी कि पूरी तरह ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल कोई युद्ध नहीं हो रहा है।
पर ऐसा भी नहीं था कि यहाँ पर पूरी तरह शांति है। अगर हम पिछले 2 विश्व युद्धों की बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में प्रारंभ हुआ और 1919 तक चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से शुरुआत हुई और 1945 में समाप्त हुआ। तो जहाँ पहले 2 विश्व युद्ध बहुत ही कम अंतराल में लड़े गए, वहीं 1945 से आज तक तीसरा विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ है, और हम कामना भी यही करेंगे कि नहीं हो आगे भी। लेकिन ये जो स्थिति थी उसमें जो पूरा विश्व जो है वो इस असुरक्षा की भावना के साथ जूझ रहा था। तो पूरी तरह से ऐसा भी नहीं था युद्ध, क्योंकि इस बार अगर युद्ध हो जाता तो शायद मानवता ही नष्ट हो जाती। जिस तरीके से न्यूक्लियर बम का यूज़ हुआ और हिरोशिमा और नागासाकी पर उसका जो प्रभाव देखा गया, और उसके बाद पूरी होड़ मच गई, तो उसी होड़ ने आज एक तरीके से सुरक्षा कवच का भी काम किया है कि आज कोई भी विश्व, भले ही वो परमाणु शक्ति से संपन्न है, लेकिन कोई भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि सामने वाला या विरोधी राष्ट्र भी उस पर हमला कर सकता है। तो इस कारण तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तनाव ही समाप्त हो गए हैं और पूरी तरह से शांति कायम हो गई है। तो शीत युद्ध में हम कह सकते हैं कि 1945 से 1990 तक ये कभी ऐसा लगता था कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, कभी बिल्कुल विस्फोटक उनके बीच में स्थितियां तनावपूर्ण रही, लेकिन उसको वक्त रहते दोनों ही महाशक्तियों ने उस वक्त धैर्य से काम लिया। अब हम ले रहे हैं शीत युद्ध के कारण में सबसे पहला कारण हम ले रहे हैं बोल्शेविक क्रांति, जिसका मैंने शुरू में परिचय दे भी दिया था कि 1917 में सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति हुई थी और साम्यवादी विचारधारा की उस वक्त स्थापना हुई थी। तो उस साम्यवादी विचारधारा की जो स्थापना हुई, उससे जो पूंजीवादी राष्ट्र थे उनको मन में एक भय होने लगा कि कहीं साम्यवादी विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा को निगल न ले और उसका बोलबाला न हो जाए। तो तब से ही कह सकते हैं कि एक तरीके से उनके मन में रूस या सोवियत संघ के प्रति एक नकारात्मक, एक संदेह की भावना उत्पन्न हो गई। दूसरा कारण था पारस्परिक संदेह व अविश्वास। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अगर हम देखें, द्वितीय विश्व युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? मित्र राष्ट्रों के बीच में और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच में। मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया, यानी कि ये चारों एक साइड थे। और ध्रुव राष्ट्र में कौन कौन थे? तो जर्मनी, इटली और जापान। तो कहने को तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ध्रुव राष्ट्रों और मित्र राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया, परंतु अगर हम देखें तो वास्तविकता में क्या था कि मित्र राष्ट्रों में भी 3 राष्ट्र एक दूसरे के नज़दीक थे, और सोवियत संघ उस टाइम पर इनके कहने को इनका मित्र था, लेकिन आपस में जो विचारधारा का टकराव था उस कारण आपस में भी इनके मन में संदेह और अविश्वास था। तीसरा कारण है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न किससे संबंधित है? तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान है कि रूस जो सोवियत संघ की क्षेत्र में नाज़ी सेनाओं ने आक्रमण कर दिया। उस टाइम पर सोवियत संघ ने अपने मित्र राष्ट्रों से आग्रह किया कि वे जर्मनी पर हमला बोल दें या वहाँ पर जर्मनी पर द्वितीय मोर्चा खोल दें, जिससे कि नाज़ी सेनाएं पलटकर वापस लौट जाएंगी। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन आदि ने इसमें कार्रवाई तो करी, लेकिन इतना लंबा समय लगा दिया कि एक लंबे समय तक रूस को ही नाज़ी सेनाओं का सामना अकेले करना पड़ा। तो इससे भी इन राष्ट्रों के बीच में एक कटुता उत्पन्न हो गई। फिर है सोवियत संघ द्वारा याल्टा सम्मेलन की अवहेलना। याल्टा सम्मेलन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, 1945 में हुआ था। उसमें कुछ क्षेत्रों को लेकर जो संधि समझौते आपस में किए गए थे, उसमें पोलैंड का, हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, चाइना आदि ऐसे जो क्षेत्र थे उनको लेकर एक तरीके से एक
समझौता हुआ था कि कोई भी राष्ट्र वहाँ पर स्वतंत्र सरकार बनने में सहयोग करेगा, वहाँ की जनता को अपनी सरकार चुनने का फ्रीडम देगा, लेकिन सोवियत संघ द्वारा जो भी क्षेत्रों का वो इंचार्ज था, जहाँ उसकी जिम्मेदारी थी कि प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हो, तो सोवियत संघ ने ऐसे क्षेत्रों में अपने जो समर्थित विचारधारा की वहाँ पर लोग थे, जो राजनीतिक दल थे, उनमें साम्यवादी विचारधारा के जो लोग थे उनको समर्थन देकर वहाँ सरकार थोपने का, अपनी साम्यवादी विचारधारा की सरकार थोपने का प्रयास किया। तो इससे भी अमेरिका व सोवियत संघ के बीच में संबंध कटु हुए। फिर एक कारण है अमेरिका द्वारा अणु बम के रहस्य को गुप्त रखना, और गुप्त भी किससे रखना, केवल सोवियत संघ से। ब्रिटेन और फ्रांस को एक तरीके से उसने पहले से कॉन्फिडेंस में ले लिया था कि भाई वो इस तरह की अणु शक्ति उसके पास आ गई है और वो इसका जापान पर प्रयोग करने वाला है, लेकिन सोवियत संघ से उसने इस रहस्य को रहस्य में ही रखा और उसने उससे ये बात छिपाई, जिससे भी दोनों के बीच में कटुता पैदा हुई। अगला कारण है सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। इसमें भी ईरान, ब्रिटेन, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया में सोवियत संघ ने साम्यवादी तत्वों को स्थापित करने की सहायता देने की कोशिश करी, जिससे इनके बीच में संबंध और भी कटुपूर्ण हुए। फिर अपर्याप्त सहायता कि सोवियत संघ को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पूंजीवादी राष्ट्रों से, अमेरिका से सैनिक और आर्थिक सहायता दोनों चाहिए थी, लेकिन ट्रूमैन जो राष्ट्रपति थे उन्होंने लैंड लीज अधिनियम के तहत भी जो पूर्व में दी जा रही सहायता थी उसको भी रोक लिया। नहीं तो देने सब मना किया ही किया, जो पूर्व में दी जा रही थी उसको भी उन्होंने बंद कर दिया, जिससे कि दोनों के बीच में और भी तनावपूर्ण संबंध हो गए। फिर नेक्स्ट कारण है विजित प्रदेशों पर प्रभाव स्थापित करने की लालसा। दोनों जो महाशक्तियाँ थी, दोनों के बीच में अगर अपन देखें तो प्रमुख कारण क्या समझ में आता है, वो है दोनों देशों के बीच में अपना वर्चस्व कायम करने की जो लालसा थी, और जो उस टाइम पर नए नए स्वतंत्र राज्य थे उनको अपने प्रभाव में लाने की जो इनकी प्रबल इच्छा थी, उस कारण भी जो केवल इन दो राष्ट्रों के बीच में नहीं बल्कि दो गुटों के बीच में तनाव उभर कर आया। और नेक्स्ट है राजनीतिक नेताओं की युद्ध लोलुपता। राजनीतिक नेताओं से मतलब उस टाइम पर जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, चाहे वो अमेरिका का था, चाहे वो सोवियत संघ के थे, चाहे वो ब्रिटेन के थे, चाहे फ्रांस के थे, इन सभी राज्यों के बीच में, जर्मनी में भी जैसे पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, ईरान, इराक, ऐसे कई राज्य जहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उनके मन में एक तरीके से जो युद्ध की लालसा रह गई या युद्ध की उनकी जो चाह थी, उसने भी शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। और लास्ट है शक्ति संघर्ष। शीत युद्ध का भी वही कारण है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम कहते हैं कि भाई सारा जो विश्व का मेन जो तनाव का रीज़न है वो है शक्ति को लेकर संघर्ष। हर राष्ट्र ये चाहता है कि वो विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने, दूसरे उसकी शर्तों का पालन करें, वो स्वयं किसी अन्य राष्ट्र की शर्तों के अगर अधीन आ गया तो अपनी स्वतंत्रता को खो देगा। इस मानसिकता के कारण वो राज्य में अपनी शक्ति को कायम करना चाहता है, और यही शक्ति का संघर्ष अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में भी शीत युद्ध का प्रमुख कारण बना। आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे हम।